तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है दैट इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है, जो कि आपका क्योंकि गेट आने वाला है, ठीक है, गेट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है जिसके अंदर केमिस्ट्री एक बहुत ही मेजर पोर्शन और कंपलसरी पोर्शन भी होता है। तो दिस वीडियो इज़ सोली डेडिकेटेड टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फॉर्मूले सीखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ गेट, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज फॉर अ रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट द फॉलोइंग डेटा इज़ गिवन टू यू, ठीक है। आपको क्या बताना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू हैव टू टेल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये टैबुलर फॉर्म में डेटा आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती हैं इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स और उसके ऑर्डर, ठीक है, रेज टू द पावर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक चीज़ अज्यूम कर ली है, क्योंकि हमको ऑर्डर नहीं पता है तो हमने मान लिया है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, ठीक है, दैट इज़ स्मॉल ए, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इज़ स्मॉल बी, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हमको ये जो टैबुलर फॉर्म में हमको ये दी हुई थी, ठीक है, ये हमने रो के फॉर्म में दिया हुआ था, ये हर एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, अलग अलग रिएक्टेंट दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है। तो इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि रेट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, उसके फॉर्म में इसको लिख लिया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख लेंगे, रेट दैट इज़ R इज़ इक्वल टू 0.1 टू द पावर ए क्या था, उसका ऑर्डर था, ठीक है, 0.1 टू द पावर बी, ठीक है, बी क्या था, उसका ऑर्डर था। सिमिलरली वी हैव रिटन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज़ स्मॉल ए कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। और जब हम 1 और 3 को लेंगे, 1 और 3 को लेंगे तो वी विल रिड्यूस दैट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज़ स्मॉल बी कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या आए हैं, ये इंडिविजुअल ऑर्डर आए हैं, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे हैव आस्क्ड, ठीक है। तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल ऐड 2 and 1। तो 2 and 1 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन होप आपको समझ आ गया होगा। Moving to the next question which says assuming independent non-interacting electrons the first ionization energy of helium atom is, so ये जो आपका क्वेश्चन है that is purely based on Bohr's atomic theory, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, बोर एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है। बोर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में 3 चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए ही गेव फॉर्मूलाज। फर्स्ट वॉज एनर्जी, सेकेंड वॉज रेडियस एंड थर्ड वॉज वेलोसिटी, ठीक है। उन्होंने कुछ फॉर्मूलेज दिए थे जिसमें हम वी कैन मतलब कैलकुलेट वेलोसिटी, एनर्जी एंड रेडियस डिपेंडिंग अपॉन जो भी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड फॉर एनर्जी, और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको वो फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो तीनों का फॉर्मूला प्लीज़ जान जाइएगा, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे Z क्या होता है, Z इस फॉर्मूले में होता है एटॉमिक नंबर, जो भी स्पीशीज़ क्वेश्चन में दी हुई है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। N क्या होता है, जो भी लेवल का एनर्जी पूछा है, जो भी लेवल का रेडियस पूछा है, जिस भी लेवल या उसका वेलोसिटी पूछी है। N कोई भी बोर एटॉमिक थ्योरी कोई भी बोर का फॉर्मूला हो, बी इट रेडियस, बी इट वेलोसिटी, बी इट एनर्जी, ठीक है। N इज़ हमेशा जो आपका पूछा गया, जिस लेवल का पूछा गया, एंड Z इज़ ऑलवेज व्हाट, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो Z, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड फॉर हीलियम, ठीक है, तो उसका Z होता है 2, ठीक है। और N क्या है, N इज़ 1, ठीक है, एंड हमारा हो गया है 1। तो हमने इसमें वैल्यूज़ कर दी पुट एंड वी गेट आवर आंसर दैट इज़ 54.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच गिव्स यू ऑप्शन सी एज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन विच सेज द मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू NO2+ आयंस आर, ठीक है। हमको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू NO2+,
ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो पता चल गया, लेकिन अब सबसे पहले NO2 का निकालेंगे। जब NO2 प्लस का निकाल लेंगे तब हम सारे ऑप्शंस का निकालेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग फॉर ऑप्शंस वी विल सी कि कौन सा इक्वल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे हैव आज हमसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने NO2 प्लस के लिए निकाला, तो क्या मिला, हमको मिला कि N में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, O में ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। O के हो गए 2 मॉलिक्यूल्स, तो हमने 2 से कर दिया इसको इनटू। प्लस क्योंकि प्लस था क्योंकि, तो मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया है एक इलेक्ट्रॉन, विच गिव्स यू, जब आप इस सबको ऐड कर देंगे इट विल सम अप टू 22। ठीक है, सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड फॉर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ठीक है, सी में हमारे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ओ में वी ऑलरेडी नो 8 होता है, तो आपका 22 हो गया CO2 के लिए। N3 माइनस में 7 इंटू 3 प्लस 1, प्लस क्यों किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से ले लिया है, माइनस है ना तो ले लिया है। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि लोग ऋणी हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर माइनस कब होता है, मतलब आप किसी के कर्ज तले कब दब जाते हैं, जब आपका क्या होता है, जब आप किसी से पैसा ले लेते हैं। ठीक है, तो वही है इसमें कि माइनस है ना, तो उसने किसी से कर्ज ले लिया है, मतलब क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। ठीक है, अगर प्लस है तो मतलब उसने किसी को दे दिया है, मतलब वो ऋणी नहीं है, दैट इज़ मतलब ऐसा राजा टाइप इंसान है वो। ठीक है, तो वो प्लस हो गया है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 22। ठीक है, सिमिलरली NCO माइनस H3BCN माइनस, इन सब के लिए कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 22 आ गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन 4 की तरफ, विच उसमें हमारा दिया हुआ है OF2 एंड O3 माइनस। ठीक है, तो O में हमारे होते हैं 8, F में होता है 9, 9 इंटू 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 फ्लोरीन के एटम्स थे। ठीक है, तो गिव्स यू 26। O3 माइनस कर दिया तो 8 इंटू 3, माइनस था तो ऋणी टाइप, मतलब किसी के कर्ज तले दबा हुआ इंसान है। ठीक है, तो इसने किसी से लिया होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर दिया तो 25 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 22 के तो इक्वल टू नहीं है, तो नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो गए एज कम्पेयर टू NO2 प्लस आयंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा 4th। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये रहा, विच सेज if monochlorination occurs at every carbon in the following reaction, the number of isomers is stereo and constitutional. ठीक है, one can have is, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसका आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है, जिससे आपको बताना है कि कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेगा, और आपको दोनों ही बताने हैं, स्टीरियो भी बताना है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो बच गए, जो आइसोमेरिज्म बच गई, जैसे पोजीशन आइसोमर, चेन, ये सब होते नहीं है, वो सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, जिसके अंदर कार्बन पे स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो उस कार्बन पे स्टार बना हुआ है, स्टार मतलब क्या है, दैट इज़ अ कायरल कार्बन। जब हमने वहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन कराया तो आपको मिल गया एक कायरल कार्बन, जिस कायरल कार्बन वो होता है जिसके चारों बॉन्ड्स, मतलब सभी बॉन्ड सेटिस्फाई होते हैं डिफरेंट ग्रुप से। तो अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो इट इज़ सेटिस्फाइड बाय इथाइल, ऊपर देखें तो ब्रोमीन लगा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो मिथाइल लगा है, और बॉटम पे देखें तो क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो वो एक क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो कायरल है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसके दो फॉर्म होंगे, एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पता होगा तो आपको ये पता होगा कि उसमें दो फॉर्म होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्म हो गए, ऑप्टिकली आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमर हो गया, नहीं क्या है ना, तो सेकेंड, तो इसके हो गए दो। अब सेकंड पे हमने सबसे लास्ट पे सब्स्टिट्यूट करा दिया। ठीक है, तो एक ये हो गया। थर्ड, अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को देखें
ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ को बोलने का मतलब है इस वाले को अगर देखें तो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, तो अगर हमने अपना कार्बन क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कराया यहाँ पे, ठीक है, तो हमको क्या मिला, तो हमको फिर से एक कायरल कार्बन मिल गया। क्यों? क्योंकि इसकी एक बॉन्ड सेटिस्फाइड है मिथाइल से, एक बॉन्ड सेटिस्फाइड है क्लोरीन से, एक बॉन्ड सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से, एंड अदर बॉन्ड इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप। तो ये भी कायरल हो गया। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब अगेन डीएनएल फॉर्म, डीएनएल फॉर्म मतलब क्या, स्टीरियो एक्टिव है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपके हो गए, 2 फॉर्म शो करेंगे। और फोर्थ मतलब लास्ट वाले में, ये वाले में, ठीक है, हम लोग ने क्लोरीन को इधर सब्स्टिट्यूट करा दिया है। तो ये कितने हो गए, व्हेन विल ऐड, सबको ऐड कर देंगे तो कितने मिल जाएंगे हमको, टोटल 6 मिल जाएंगे, विच इंक्लूड्स बोथ स्टीरियो आइसोमर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 6, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग if radius of first Bohr orbit is 0.5 angstrom, then radius of third Bohr orbit you have to calculate, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विच वॉज बेस्ड ऑन व्हाट, वेलोसिटी, अभी हम लोग ने किया है इससे पहले, ठीक है, विच वॉज बेस्ड ऑन एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी नहीं था, एनर्जी था। ये बेस्ड है रेडियस पे। एक और होता है वेलोसिटी, जो कि होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो प्लीज़ लर्न दैट फॉर्मूला, वेलोसिटी का लर्न कर लीजिएगा आप फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.53, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है 0.529, ठीक है। 0.53 ही है ये, 0.5929 एंड 0.53, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो z क्या हो गया, इसमें 1 हो गया। जब भी क्वेश्चन में हमको नहीं मेंशन है, कुछ भी नहीं मेंशन है, मतलब जैसे पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें दे मेंशन हीलियम, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो सोचते हैं बहुत लोग कि क्या करें। तो एक अजम्पशन होता है कि बोर ने जो भी अज्यूम किया था, ही अज्यूम इट फॉर हाइड्रोजन, तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि वो किसके लिए दिया है, हाइड्रोजन के लिए दिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का z क्या होता है, 1 होता है। n की वैल्यू उन्होंने कौन सी लेवल के लिए, सॉरी कौन से लेवल के लिए पूछा है, थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए पूछा है, ठीक है। तो थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो n की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो r की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस फॉर्मूले में, तो वी गॉट इट एज 4.761 एमस्ट्रॉम, विच गिव्स यू ऑप्शन सेकेंड एज योर आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सेज for propene at 298 Kelvin the molar enthalpy of hydrogenation is -124.27 kilojoule per mole, ठीक है, and standard enthalpy of formation is 20.42 kilojoule per mole. For propene at 298 Kelvin the standard enthalpy of formation in kilojoule per mole is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बहुत लोग डर जाते हैं कि भैया क्या दे दिया क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल टेक्निक ये होती है कि जो आपको ये वर्ड फॉर्म में दिया है ना, वर्ड बोले तो सेंटेंस फॉर्म में, ठीक है, ट्राई टू राइट इट डाउन इन इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। उसको आप पहले किस में लिख लो, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। और फिर जो आपको वैल्यूज़ दी हुई है, try to use that value to deduce the equation or the value they are asking to you, जो आपसे वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। जैसे कि इसके अंदर अभी आप देखेंगे आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, उन्हीं इक्वेशन को यूज़ करके we will deduce a equation which will give you standard enthalpy of formation of propane, ठीक है। और इस ऐसे क्वेश्चंस में we will not ignore, और कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, कुछ भी नहीं, माइनस साइन और प्लस साइन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहीं पे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली हमने किसकी लिखी है, हाइड्रोजनेशन की लिखी है। हाइड्रोजनेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है, इस क्वेश्चन में प्रोपीन दिया था, इन इज अ डबल बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में चेंज हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो किस में चेंज हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी जगह अगर
प्रोपाइन दिया होता, ट्रिपल बॉन्डेड आपका दिया होता, ठीक है, तो किस में चेंज हो जाता, वो भी प्रोपेन में चेंज हो जाता। मतलब जितना भी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता दैट वुड हैव चेंज्ड इनटू सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने लिख ली, ठीक है, मैंने वैल्यू भी लिख दी -124.27 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया था क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ था मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन वाज गिवन टू यू, ठीक है। तो हमने वो भी लिख ली। माइंड यू वन थिंग कि जब भी आप ये लिखेंगे, मतलब जब भी आप ऐसी इक्वेशन, मतलब जो आप लिखेंगे इक्वेशंस, ठीक है, वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब भी आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे किसी भी चीज़ का, तो आप रिएक्टेंट में हमेशा उसके एटॉमिक फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे मैंने 6H क्यों लिखा है, आई वुड हैव रिटन इट एज 3H2, नहीं क्या 3H2 और 6H में छः ही हाइड्रोजन के तो एटम है, गलत थोड़ी होता, लेकिन वैसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। 6 हाइड्रोजन ही लिखते हैं एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं, एटम, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में हमेशा लेते हैं जब भी हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको लिख लिया। लिखने के बाद जब हमने इन दोनों को ऐड किया, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब हमने ऐड कर दिया, तो हमको एक इक्वेशन मिली दैट वाज सरप्राइजिंगली, ठीक है, आर डिजायर्ड इक्वेशन। तो आपको ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही आपको जल्दी जब आप करने लगोगे ना, तो ऐसे ही आपको सरप्राइजेस मिलने लगेंगे और आपका आंसर आने लगेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके अंदर जब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया ना, तो यू गॉट एन इक्वेशन दैट वाज योर डिजायर्ड इक्वेशन। एंड माइंड यू वन थिंग अगेन, इट इज़ अ बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर 4H2 नहीं लिखा हुआ है, 8H लिखा हुआ है, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है वो, ठीक है, नॉट रिटन इन मॉलिक्यूल वाले फॉर्म में, ठीक। तो ये आपका हो गया आपका डिजायर्ड इक्वेशन। तो बस अब सिंपल है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया, मतलब -124.27 + 20.42 किलो जूल पर मोल, तो आपको मिल गया क्या, अपना आंसर मिल गया, दैट इज -103.45 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये जो आपकी ब्लैंक स्पेस है, जहाँ पे आप लिख देंगे क्या, -103.2285 लिख देंगे। और माइंड यू माइनस साइन लिखना नहीं भूलेंगे। अगर 103.85 लिख के आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स, मतलब जो भी है, हाँ। तो इसलिए साइंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए समझ में आ गए होंगे, ठीक है। Thank you very much for your patience, and don't forget to like, subscribe, share this video. Don't forget to use the code DGoswami06 while joining the Plus platform. Thank you very much.